Assalamualaikum, good morning. कैसे हैं आप सब? everyone, good morning and welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. How are you? I am very well. Abdullah, तो मैंने जी पूरी tooth issues going on. हाँ, I know, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आपकी दर्दें जो है हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मुझे ये बताइए कि अब तक क्या आप लोगों के डेंटिस्ट जिनके पास भी अगर आप जाते हैं वो नहीं खुले हैं? क्योंकि मेरे जो डेंटिस्ट हैं डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि भाई मार्च से तो हमारा क्लिनिक ही बंद है और अब तक हमें खोलना नहीं है। नहीं, SOPs के साथ तो बहुत चीजें खुल चुकी हैं। हाँ, तो ये डेंटिस्ट मतलब है कि वो एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनके बगैर गुजारा हो नहीं सकता। अच्छा, बात मैंने ये नहीं करनी थी, बात ये करनी थी कि मेरी पूरी तैयारी थी। आपको पता है कि 31 को हम बड़ी जो है बकरा ईद वो मनाएंगे। उस हिसाब से मैंने तो अपना प्लान भी कर लिया था इधर उधर जाने का। और किस दिन कुर्बानी करनी है, मतलब सब कुछ सेट हो चुका था। आई वाज प्रीटी श्योर कि 31 को ही होगा, व्हिच इज अ फ्राइडे एक्चुअली। और ये अब कल पता चला कि 1 को है, व्हिच बिकम्स ए सैटरडे। क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने इससे पहले ऐलान कर दिया था कि जनाब चांद इस तारीख को पैदा हो जाएगा और जब पैदा हो जाएगा तो ऑब्वियसली साइंटिफिकली आप उसे नमूदार हुआ वही समझें, क्योंकि मतलब अब्र आलूद है, मानसून का मौसम चल रहा है। लेकिन कल मुल्क में किसी भी हिस्से में चांद देखने की शहादत मौसूल नहीं हुई। लेकिन फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना है कि आज जब आप चांद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चांद पहले दिन का नहीं है, वो एक दिन पुराना है, वो 2 दिन का हो चुका होगा एटलीस्ट। वी विल बी हैविंग फवाद चौधरी ऑन द शो टुडे, तो उनसे पूछ भी लेंगे कि हुआ क्या। पता है इस मसले का वंस एंड फॉर ऑल हल हो जाना चाहिए। किसी एक को ये जिम्मेदारी तफवीज कर देनी चाहिए। हो गया था ना अब्दुल्ला, ये मतलब अभी इतने अरसे कुछ देर से तो ईदें वगैरह हम इसी के थ्रू मना रहे थे। नहीं देखें, वो एक साइंटिफिक कैलेंडर था, टसल चल रही थी ना। आपको पता है कि रुएत हिलाल कमेटी और फवाद चौधरी साहब दे आर नॉट रियली ऑन ग्रेट टर्म्स, बट किसी एक मसले को आईनी और कानूनी मसला भी है एट द सेम टाइम, तो किसी एक अथॉरिटी को ये दे देनी चाहिए जिम्मेदारी कि जनाब आप ही ऐलान करेंगे, आप ही फैसला करेंगे। अब देखें कंफ्यूजन होगा। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। तो दो ऐलान होंगे, उसके बाद आप सोचते हैं, बट ऑफ कोर्स फर्स्ट कह दिया तो शुगर है पेशावर से तीसरा नहीं हो रहा आजकल। यू नेवर नो। अच्छा जी, वेलकम बैक। और एक और बात, अच्छा बाय द वे, इमरान कैसर की स्टोरी बहुत ही अच्छी है एंड आई एम सो ग्लैड कि आज वो हमारे गेस्ट बन रहे हैं, क्योंकि क्या इन्होंने मतलब कि आप इंसान देख ना सकता हो, वैसे ही लगता है कि आप जिंदगी में और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन PhD कर ली है इन्होंने, पूरी दुनिया फिरे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हिम। वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। और आपको पता है कि इमरान हो या कोई इस तरह की और कहानी हो, हमारा ये काम है कि हम उन कहानियों को आपके सामने लेके आते हैं, जैसे कि वजीरिस्तान का बच्चा बिलावल, जिसके बारे में सब लोग ये बात अचानक से करना शुरू हो गए ना। हमारे यहाँ एक वो शुरू हो जाती है ना रेड ट्रिक के जनाब इसको कोई मीडिया हाईलाइट नहीं करता। और उसके बाद जब हमने बताया और बाज़ लोगों को देखा भी था कि जनाब हुमा और अब्दुल्ला ने जियो पाकिस्तान में इसका इंटरव्यू किया था, तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आ रही है। और दिस इज़ व्हाट makes this program different from anybody else। मतलब यही तो चीज़ें हैं, जो बहुत सी और भी चीज़ें हैं, लेकिन खास तौर पे जब कोई स्पेशली हट के काम किया हो ना, मतलब इतने छोटे बच्चे ने किताब लिख दी, तो वी हैव टू टॉक अबाउट इट, बट दैट इज ओवर एंड डन विद नाउ। अब तो वो जब अपनी नेक्स्ट किताब लिखेंगे तो हम उनको दोबारा बुलाएंगे। बहुत सी और बातें भी करनी है। आवर गेस्ट इज ऑल्सो वेटिंग फॉर अस, सो लेट अस बिगिन। और सबसे पहले तो आपको बताएं कि हुकूमत के लिए अपोजिशन मसला नहीं, हुकूमत के अंदर मसले हैं। और ये बात सिर्फ फवाद चौधरी साहब नहीं, शेख रशीद भी कई बार कह चुके हैं। सवाल ये है कि कोई उनकी बात सुन भी रहा है या नहीं। सवाल तो वैसे काफ़ी बड़ा सा है। वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि हुकूमत को मुश्किल सिर्फ हुकूमत की तरफ से है, पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई कद काट नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि आइन के तहत जब दोहरी शहरियत वाले रुकने असेंबली नहीं बन सकते तो वो काबीना का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि PTV के पास बिजनेस प्लान कोई नहीं, लेकिन फीस बढ़ा दी गई है। इसी तरह की बात वो पहले भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म की जानिब से शहमा दिए जाने का जिक्र भी किया था। और आपको याद दिला दें कि फवाद चौधरी के अलावा शेख रशीद अहमद वाहिद वफाकी वज़ीर हैं, जो खुलकर हुकूमत की कमज़ोरियों की निशानदेही करते हैं। मेरी ये जो गुजारिश है PTI के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े TV पे ना धोएं। अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम सरकारी गुज़राबाज कर रहे हैं। अब हमने डिलीवर करना है, जिम्मेदारी हमारी, गेंद हमारी कोर्ट में है। हम इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस है कि हम अपने गंदे कपड़े TV पे धो रहे हैं। वो अपोजिशन काम नहीं कर रही जो हम अपने खिलाफ
अच्छा वैसे बड़ा ही पुराना ज़माने का आर्गुमेंट लगता है कि अपने गंदे कपड़े पब्लिक में ना धोएं। सीरियसली दिस इज 2020 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड क्या मतलब है कि गंदे कपड़े पब्लिक में ना धोएं? छुप नहीं सकती। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, जिस तरह कि हमने आपसे वादा किया था। उन्हीं से सबसे पहले तो वो चांद वाली सिचुएशन पूछ लेते हैं, बाकी फिर हम बातें कर लेंगे। फवाद चौधरी साहब, क्या हाल है आपका? और सबसे पहले तो जी वालेकुम सलाम। हाँ फवाद साहब, वो चांद जिसके हम मुंतजर थे, जिस पे हमने शायरी कर ली थी, ऑलमोस्ट गाने शाने भी तैयार थे, वो नजर नहीं आया। अच्छा, सबसे पहले तो हुमा आपको, क्योंकि जब से आप कोरोना से सेहतयाब हुई हैं तो पहली दफ़ा आपके साथ बात हो रही है, तो मैं ही कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने ज़बरदस्त किस्म का जो है ये मुकाबला किया और एक्चुअली कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, कोई कमज़ोर वगैरह नहीं हुई आप। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, बहुत और बहुत लोग I'll take that as a compliment। बड़े लोगों पे बड़ा मुख्तलिफ असर हुआ है। कई लोगों को मैंने देखा है वो बहुत उनको सफरिंग हुई है, बाज लोग हैं बड़े, पर अल्लाह के लिए अच्छा हो गया। देखिए, जहाँ तक चांद का मामला है ना, ये बात बड़ी सीधी है। ये तो कौम ने और एक सोसाइटीज फैसला करती हैं कि उन्होंने किस तरह का आगे उनकी फ्यूचरिस्टिक सोच क्या होगी। क्या वो एक कंजर्वेटिव और बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन और उस तशरीह के साथ जिंदा रहना चाहती हैं, वो उसके साथ जिंदा रहेंगी। अगर जो कौम फैसला करती है कि नहीं, हमने एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और साइंस, इल्म, टेक्नोलॉजी के ऊपर बुनियाद बना के अपनी सोच रखनी है, वो उस पर फैसला करेगी। अब ये देखिए ना, यहाँ पे क्या है, चांद के ऊपर किसी को इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि परसों रात को 10:33 पे चांद की बर्थ हो चुकी है। कल रात चांद 24 घंटे से ज्यादा का था और वो कहते हैं कि कराची में बादल थे तो चूंकि हमें नजर नहीं आया। अब सवाल ये है कि अगर पुरानी टेक्नोलॉजी से देखना हलाल है तो नई टेक्नोलॉजी से हराम क्यों हो जाता है? फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी, तो फिर आप एनएक भी यूज नहीं कर सकते, वो भी अच्छा है। क्योंकि ये जो दूरबीन है या सैटेलाइट है, ये हबल है, ये सारे तो अदसों की मॉडर्न शक्लें हैं ना। सैटेलाइट हो गया। अब अगर आप ये कहें कि नहीं, चूंकि हमें अगर हमने नेकेड आई से देखना है, फिर तो फ्रैंकली रात हलाल कमेटी 20-22 साल के लड़के लड़कियों पे होनी चाहिए जिनकी 6x6 नजर होगी और वो देखेंगे। अब असल में ये एक प्रॉब्लमेटिक है कि जो अभी हम पहले अगर आप देखें तो हम नमाज भी जो है वो सूरज के साइज से जो है वो अंदाज़ा लगाते थे। अब घड़ी देख के जो है वो नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हम फोर्स तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मजहबी आज़ादियाँ हैं। फवाद साहब, एक वो भी ज़माना था हमारे यहाँ जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात होती है तो उसकी ऑपोजिशन होती है कि सल्तनत उस्मानिया में इस बात पे बहस हो रही थी कि ये जो बिजली का बल्ब है ये मस्जिदों में लगाना जायज़ है या नाजायज़ है। और अब हम आज के दौर में हम ये भी देख रहे हैं, काफ़ी पुरानी है, ये तो सदियों पुरानी। अब ये बताएं, इसका कोई प्रॉपर आईनी हल हो सकता है कि बाकायदा ये मसला फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कशन में आए और किसी एक अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि जनाब कोई और नहीं, बस आप ही लोग देख के अनाउंस करेंगे कि चांद आया है या नहीं आया है, और लॉजिकली वो अथॉरिटी जाहिर है साइंस और टेक्नोलॉजी वाली होनी चाहिए कोई? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये किसी को मजबूर तो करना भी नहीं चाहिए कि आप फलाने दिन ही लाजमन ईद करें, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम। सो आप अपनी सोच के मुताबिक अपना सिर्फ ये तो गाइडेंस है सरकार के लिए, हुकूमत के लिए गाइडेंस है कि हुकूमत कब अपनी ईद जो है वो मनाएगी और करेगी। और हुकूमत क्या अफोर्ड कर सकती है कि वो बैकवर्ड या कंजर्वेटिव थिंकिंग के ऊपर चले? दुनिया की कोई हुकूमत जो है वो एक बैकवर्ड सोच के ऊपर नहीं कायम हो सकती। सो गवर्नमेंट के लिए हमारी जो 2 पेंस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उनको हमने पूरा निज़ाम वज़ा करके दे दिया है। उन्होंने इसको रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेज दिया, रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस्लामिक नजरियाती काउंसिल को दे दिया। अब ये उनका काम है या कैबिनेट का बाकी काम है कि वो किसको इन्फोर्स करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी तो देखिए, अगर आपने उस तरह जाना है तो फिर उस तरह ही चलता रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप ये कहेंगे ना कि नेकेड आई से नजर आना चाहिए, फिर तो कभी भी आप सर्टन और एक ईद पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो हर दफा फिर डिफरेंट होगा। कभी बादल होंगे, कभी बादल नहीं होंगे, कभी किसी को नजर आ सकेगा, कभी नहीं नजर आ सकेगा, तो फिर तो वैसे चलता रहेगा। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। आप हमारे साथ हैं, बहुत सी बातें करनी है, बल्कि आपसे बात करने से पहले भी हम एक खबर पे ही डिस्कशन कर रहे थे। ख्वाजा बरादरान
की ज़मानत के हवाले से बात कर लेते हैं पहले कि ख्वाजा बरदरान की ज़मानत के तफसीली जो फैसला है उससे नैब जो कुछ लिखा गया, अपोजिशन इसे बुनियाद बनाकर, आपको पता ही है कि हुकूमत पर बहुत ही तनकीद कर रही है। बहरहाल इस तरह के फैसलों से तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानिए को धचका तो लगता है, तो क्या बेहतर ना होगा कि काबीना इजलास में इस पर कोई बातचीत हो जाए? हुकूमत क्या कहती है इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी एक मीडिया के हवाले से या उस तरह से तो अहमियत है, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर कोई बहुत बड़ी सब्सटेंटिव चेंज जो है वो नहीं आएगी। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो नैब के स्कैंडल तो 97 में नवाज शरीफ साहब ने नैब बनाया था। उसके बाद जो सबसे बड़ा स्कैंडल आया वो आया जब सैफुर रहमान और मलिक क़याूम साहब की गुफ्तगू जो है वो लीक हो गई। उसके बाद भी अगर नैब को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो वैसे ही चलता आ रहा और अब तक चलता आ रहा है, इन ऑब्जर्वेशन से भी उनकी कानूनी उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप तब्दीली वाले हैं ना, आप तब्दील करें। एक चीज़ इतनी एक चीज़ मुतनाज़े हो गई है फवाद साहब, तो आप लोग ये सहरा नहीं लेना चाहेंगे अपने सर कि इस सिलसिले में कोई वाकई रिफॉर्म्स की जाएं या फिर इसे चेंज किया जाए, जब सभी को एतराज़ है ना आपके वजूद पर भी और इसकी परफॉर्मेंस पर भी? देखिए, मैंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये कहा था, डेमोक्रेसी जो होती है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट, ये नहीं होता कि एक दूसरे के पीछे जो है वो हर वक्त आप पिस्तौल लेके लगे रहे। डेमोक्रेसीज में अपोजिशन और गवर्नमेंट को एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाना होता है और मिनिमम चीजों के ऊपर इत्तेफाक होता है कौमों का, फिर आप आगे चलते हैं। मसलन आप एल गोर और बुश का केस देखें, एल गोर बहुत पॉपुलर थे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त ना मानते तो अमेरिका डिवाइड हो जाता ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन उन्होंने उसको माना। और अमेरिका में या जहाँ जहाँ मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे बहुत दफा आप ये देखेंगे कि लीडर्स अपने आगे चल के जो है वो चीजें मानते हैं, करते हैं। सो मैंने तो ये फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा था कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है हुकूमत और अपोजिशन को बनाना चाहिए, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एहतसाब का तरीका क्या हो, क्या हम करें कि जिसके ऊपर हुकूमत का और अपोजिशन का इत्तेफाक होगा कि ये अगर इदारा कर रहा है तो इसको मुकम्मल वो बिल्कुल सही कर रहा है और मेरिट के ऊपर है। अभी जो है वो जब जिस पे केस बनता है वो बोलता है, जिस पे नहीं बन रहा होता वो चुप बैठा रहता है। अच्छा, ये बताइएगा कि काबीना इजलास में कुछ वज़रा से मुताल्लिक रिपोर्ट्स आई थी कि उन्हें हुकूमत की मौशी टीम और पर्टिकुलरली जो मीडिया टीम है, खैर माशाल्लाह वैसे भी और क्या बात करें, हर रोज़ ऐसा लगता है एक नया स्कैंडल या एक नया बहरान सामने आ जाता है और सितारे गर्दिश में नज़र आते हैं, उन पे एतराज़ हैं। तो क्या आप इन शिकायत से मुत्तफिक हैं? आपको लगता है कि अब चीज़ों पर वाकई बैठ कर गौर करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन? फ्रेंकली गवर्नमेंट जो होती है ना ये बहुत एक बड़ी मशीन है, इसको रोजाना नए चैलेंजेस आते हैं। एक मुल्क हम मुल्क भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मुल्क तो नहीं है, 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, छठा बड़ा दुनिया का मुल्क है। सो हमारे रोज के चैलेंजेस होते हैं, रोज को आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, रोज की रोज जो है वो आपने उस मसाइल जो है उसको हल करना होता है। सो ये तो चलती रहती हैं चीजें, इससे मतलब ऑब्वियसली रोजाना गौर करने की जरूरत होती है। अच्छा फवाद, आपका ये बयान सामने आया था कि आपकी नज़र में हुकूमत को अपोजिशन से नहीं, हुकूमत से ही यानी खुद से ही खतरा है, तो व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? हम चाहते हैं आप थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी दे दें कि क्या परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है या कोई साजिश हो रही है, मतलब व्हाट आर वी सपोज टू टेक फ्रॉम दिस? नहीं, मैंने जो बात की थी मैंने ये कहा था कि जो इस वक्त अपोजिशन है ना, PMLN और पीपल्स पार्टी, उनकी कोई पॉलिटिकल कद नहीं है, ना ही वो हुकूमत के लिए कोई चैलेंज है। क्योंकि देखिए अभी तो PMLN में चूंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज छोटी हैं और पॉलिटिकल लीडर बड़ा होता है पॉलिटिकल पार्टी से, तो जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर की तब्दीली होती है तो वो पार्टी जो है वो पूरी बैठ जाती है। PMLN इज नाउ अ क्लासिक एग्जांपल, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो है बाहर चले गए हैं, अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि किसने लीड करना है। एक दिन मरियम नवाज आ जाती हैं, दूसरे दिन शहबाज शरीफ आ जाते हैं, तीसरे दिन खान अब्बासी आ जाते हैं, फिर ख्वाजा आसिफ आ जाते हैं। सो ये मैंने कहा था कि अपोजिशन इस वक्त कोई इशू नहीं है, इशू सिर्फ ये है कि हमने PTI ने जो अपनी और हमारी परफॉर्मेंस PMLN और पीपल्स पार्टी से तो बहुत बेहतर है। तो ये है कि हमने चूंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज्यादा है PTI से, अनरियलिस्टिक भी हैं उसको अनरियलिस्टिक दावे थे ना, बहुत ही बुलंदोबांग दावे थे, तो उसकी वजह से फिर लोग हर्ट ज्यादा नहीं, तो फिर एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती हैं लोगों की। एक्सपेक्टेशन लोगों की ज्यादा है और लोगों ने असल में यह है कि PTI से उनकी उम्मीद यह है कि वो एक सी चेंज करेगी पाकिस्तान में,
और वो एक चैलेंज है हमारे लिए। फवाद साहब, वो उम्मीद आप लोग वजीर आजम की हर तकरीर उठा के देख लें, आजकल तो वैसे भी कोई भी इशू आ जाए, चाहे कल का वाक़या हो या और वाक़यात हों, उस पर वजीर आजम का बयान माजी का मौजूद होता है और वो उनकी मौजूदा जो हिकमत अमली है उसकी नफ़ी कर रहा होता है। खैर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेकिन ये बता दीजिए, अपेरेंटली वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं उनको दोबारा से आशीर्वाद हासिल हो गया है वजीर आजम साहब का, एंड ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो आपको लगता है कि पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है वो इस तरह से उस्मान बुज़दार साहब और उनकी टीम की क़यादत में तरक्की करता रहेगा और PTI को इसका कोई सियासी नुकसान नहीं होगा? नहीं, ये तो खैर एक पॉलिटिकल एनालिसिस की बात है, और उसमें देखें, जब प्राइम मिनिस्टर का एतमाद अगर चीफ मिनिस्टर को हासिल है या मिनिस्टर्स को हासिल है तो वो काम करेंगे, चलते रहेंगे। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना एक एनालिसिस होगा कि वो देखेंगे कि इसका उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अच्छा फवाद चौधरी, फाइनली ये भी बता दें कि PTV के हवाले से अब ये जो एक और आवाम के ऊपर बोझ आ गया है कि वो 100 रुपये हर किसी को देने पड़ेंगे इसके लिए, मतलब इज देयर अ बिजनेस प्लान बिहाइंड इट? हम पूछना चाहते हैं बिकॉज अगर PTV की ऐसे हालत देखी जाए तो देयर इज रियली नो चेंज। वो डिफर हो गया, लेकिन फिर भी आया तो था ना। जी बिल्कुल आया तो था, लेकिन यही तो बात है, और आई एम ग्लैड अब्दुल्ला यू मेंशन्ड इट, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हो के फिर टेक बैक भी की जाती हैं, तो क्या वो फुली थॉट थ्रू प्रोसेस नहीं होता? इसमें मैं तो आपको मैंने तो जब इंफॉर्मेशन में था वहाँ पे भी मैं 70 साल की सबसे बड़ी रिफॉर्म्स की मैंने कोशिश की थी। मैंने PTV के रीजनल चैनल्स को कहा कि इसको एक टीम पे लेके आए, हम बच्चों का चैनल शुरू करें, PCB के साथ मिलकर क्रिकेट का चैनल शुरू करें, और मैंने इनको लिखा उस वक्त कि आप अपना बिजनेस प्लान बनाएं और बिजनेस प्लान में APP के ऊपर हम 88 करोड़ रुपए हर साल लगाते हैं, उसको हमने कहा डिजिटल न्यूज एजेंसी बनाए, जो एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है उसको पूरा मैंने कहा कि इसको रिफॉर्म करें, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो मामला हुए नहीं है। फिर वो आप बदल गए, लेकिन वो वहीं का वहीं रहा सारा कुछ, वो वहीं रहा। PTV का जो देखिए असल इशू यही है कि आप इसको 35 रुपए से 100 रुपए करें, पीछे कोई बिजनेस प्लान नहीं हो। पूरे पाकिस्तान के 110 के करीब जो हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं उनका टोटल जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो 38 से 40 अरब रुपए है। अब अकेला PTV कह रहा है कि नहीं मुझे 22 से 25 अरब रुपए आ चाहिए चलने के लिए। सो इसको इसलिए डेफर किया कल काबीना ने, इस पे जरा मजीद देख लें और किस तरह से इसको आगे लेके चलना। अच्छा, क्विकली सिर्फ एक लाइन में फवाद साहब अगर बता सकें, आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सवालात हैं और पै दर पै इस तरह के इशूज़ आ रहे हैं जिससे दुनिया भी हमें ज़रा कनखियों से देख रही है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री। आपको लगता है इस सिलसिले में पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है और वाकई सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है कि मीडिया के साथ ताल्लुकात इस तरह के नहीं होने चाहिए जैसे कि हैं? देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इसके ऊपर यकीनी तौर के ऊपर इतने बुरे हालात तो नहीं है। अभी आपने जो सवाल किया है, अगर इतने बुरे हालात होते तो ये सवाल इस तरह के तो आप नहीं कर सकते। लिहाजा ये कहना कि मीडिया को आज़ादी नहीं है ये भी सही नहीं है, लेकिन इसको मजीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मजीद इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साइड बाई साइड चलती है। और दूसरा ये है कि जो मेरा जो अपना उस वक्त था, अगेन मैं तो ला रहा था पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी PMRA, जिसमें मैं कह रहा था सारे मीडिया की एक हम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया अलग-अलग रेगुलेट नहीं हो सकते, इनको एक ही उसमें लेके आए और हम फिर कोर्ट्स बनाए मीडिया की, जहाँ पे मीडिया के खिलाफ जो शिकायत हो आप वहाँ पे जा सकें और एक फैसला ला सकें, और मीडिया को जो शिकायत हो उसका भी एक दादरसी का एक पूरा जो है वो मैकेनिज्म हो। सो अनलेस हम एक इस तरह का रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं क्रिएट करेंगे, मीडिया से भी तो लोगों को बड़ी शिकायत है ना। सिर्फ मीडिया की आज़ादी का ये भी एक फंक्शन है कि मीडिया से जो लोगों को शिकायत है और मीडिया को भी बहुत शिकायत है। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, टाइम हमारे पास कम है, कभी फिर तफसील से बैठ के आपसे फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे, कराची आएंगे आप तो। और इस बात से ये भी पता चला कि बहुत बार देयर इज अ विल टू चेंज सम थिंग्स, जैसे PTV का भी जिक्र कर रहे थे, करना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई कर भी सके, इवन इफ यू आर सिटिंग एट द सीट ऑफ पावर। एग्जैक्टली, तो मामला जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन नहीं हल हुआ ना, नहीं हल नहीं हुआ ना, लेकिन कुछ हल करते हैं इस पे। तो जी, कराची में इंतजामिया और दूध फरोशों के दरमियान दूध की कीमत
94 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन पूरे शहर में कहीं भी इस पर अमल नहीं हो रहा। वैसे मुझे अल्लाह की कसम डाउट होना शुरू हो जाए, अगर कहीं 94 रुपए फी लीटर मिलेगा मीना तो मैं नहीं लूंगा। मेंशन ही हुआ है ना, इसको कौन सा कोई सीरियसली ले रहा है। आपको बताएं कि दूध फरोशों की ऐसी मनमानी कब तक चलेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। डेयरी फार्मर्स और दूध फरोश कमिश्नर के साथ 94 रुपए लीटर दूध बेचने के मुआहदे से फिर गए और शहर में ताज़ा दूध 120 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स का कहना है कि भारी जुर्मानों से बचने के लिए कमिश्नर की बातें मानी थी। सोचो, रीज़न भी बता दिया कि इसलिए मानी थी, वरना जुर्माने पड़ जाते, वरना करना कोई नहीं है आगे से, और दूध की कीमत कम नहीं कर सकते। यही बात धमकी आमेज लहजे में डेयरी फार्मर्स के नुमाइंदे ने पहले भी कही थी। सुनने एक दफ़ा फिर। दूध का रेट वापस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये ख्वाह दुकानें सील कर दें और अगर ये ज़्यादा प्रेशर करेंगे हम पे, हम रोडों पे अपनी भैंसें लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जी हम मेहरान हाईवे, हम रेलवे ट्रैक, हम नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे पे बेक वक्त भैंसें लाएंगे और पूरा ब्लॉक कर देंगे। कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन करें ना, क्यों नहीं नोटिफिकेशन करते हैं? अगर कमिश्नर साहब हमसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें दरमियान में हम कर लेंगे। बसूरत दीगर हम मजीद 15 रुपये का अगले माह इजाफा करेंगे और आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ज़रा इमेजिन से करना शुरू हो गया कि सुपर हाईवे पर जब बैक वक्त भैंसें आएंगी और एक तरफ मवेशी मंडी भी होगी तो क्या मंजर होगा। क्यों आप ऐसी चीजें इमेजिन करते हैं? क्यूट लगती हैं मुझे भैंसें, मतलब प्रोटेस्ट बाय भैंसें तो अच्छा ही लगेगा वैसे थोड़ा सा। अच्छा जी, इसके बाद फिर कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने हमारे ही शो में कहा था कि ना सिर्फ कीमतें कंट्रोल की जाएंगी बल्कि डेयरी फार्मर्स और सप्लायर को टैक्स नेट में भी लाया जाएगा। तो ये भी इरादे हैं, देख लें। अगर ये इस पे लोग मुनाफा कमा रहे हैं और ख़ुद अपने तौर से इसको बढ़ा के दूध बेच रहे हैं, गलत है, गैर कानूनी है। किसी वक्त भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अपनी मर्ज़ी से ये लोग कीमतें बढ़ा दें। डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स को टैक्स नेट में लेके आना चाहिए। ये हम इंशाल्लाह ये टेकअप कर रहे हैं विद द प्रोविंशियल फाइनेंस डिपार्टमेंट और फिर इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट से भी वो इसको टेकअप करेंगे। अच्छा जी, इसी पे हम बात करते हैं। शाकिर गुज्जर साहब का पहले का आपने मौक़िफ़ सुन लिया था, अब ज़रा उनसे लेटेस्ट बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आपने वक्त दिया। शाकिर साहब, क्या तय हुआ था एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले जब आपकी गुफ्तगू हुई थी आपसे, आपने कहा था कि दूध की कीमत कम हो ही नहीं सकती है, तो कोई मिडिल ग्राउंड तय हुआ था या 94 रुपये फी लीटर पर ही इसरार था? हमें ये समझ लेना चाहिए कि देखिए, गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो 94 रुपीज़ ही है, पर जाहिर सी बात है कि इंतजामिया की रेट को जो चैलेंज किया गया वो सरासर गलत था और हम उस चीज़ को एडमिट करते हैं, तस्लीम करते हैं और उस पर हम इंतजामिया से माजरत ख्वाह भी हैं। अच्छा। और बकौल हमारे लोगों के जी लोगों के जी हमने इंतजामिया की रेट को चैलेंज किया और दूध का रेट अब तक 120 रुपये लीटर फरोख्त हो रहा है, तो इसमें सिर्फ DCF पाकिस्तान इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक थे, उनकी सबकी एक राय थी और उस पर सब मुत्तफिक हुए थे। तो जब ये हुआ था और कमिश्नर पिछले साल भी जाहिर सी बात है मुसलसल मीटिंग्स होती रही और उसके बावजूद उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उस पर ये पिछले साल भी 110 रुपये फी लीटर किया गया था और फिर इस साल भी 17 दरख्वास्तें हमने लिखी और दीगर एसोसिएशन ने भी लिखी जिसमें मिल्क रिटेलर्स और होलसेलर्स भी शामिल हैं। तो फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया गया और उस दिन जो मीटिंग हुई कमिश्नर ऑफिस में, उसमें हमारे फोकल पर्सन मौजूद थे। उसमें कमिश्नर साहब की जानिब से ये एलामिया था, हमारी जानिब से इस किस्म का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया कि ये दूध की कीमतें कम की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। तो उस पर हमने खामोशी अख्तियार की थी, उसके बाद मीडिया को भी कोई मौक़िफ़ हमने जारी नहीं किया था। तो यानी आपकी जो कमिश्नर से सारों की मीटिंग हुई थी उसमें कोई फैसला कुन बात नहीं हुई? आप खामोशी से, जब आपको उनकी बात नहीं समझ आई या फिर आपने नहीं मानना था तो आप निकल आए, तो अब क्या एक और मीटिंग होनी है, इस पे मजीद बात करनी है या नहीं? मैं जरा कंफ्यूज हूँ कि अभी क्या तय है कीमत, मतलब अभी करना क्या है फिर? मैं ये समझता हूँ जी, तो देखें अब बातचीत शुरू हो गई है। कमिश्नर साहब से मेरी रोजाना ही बात हो रही है, टेलीफोनिक गुफ्तगू जारी है उनसे, और एक कमेटी बना दी गई है जो इस चीज का तयन करेगी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और बहुत जल्द अवामुन नाज़ भी और डेयरी फार्मर्स खुशखबरी सुनेंगे और दूध के रेट का नया नोटिफिकेशन। अच्छा, तो नहीं, तो खुशखबरी ये होगी, मैं ये बड़ा क्यूरियस हूँ क्योंकि अवाम देख रही है, हमें खुशखबरी ये होगी कि रेट्स कम हुए, ये आप कह रहे हैं?
देखें कि ये खुशखबरी हो सकती है। मैं आपको बताऊं, अगर इंतजामिया अजनास की कीमतें कम कर देगी तो हम रेट कम कर देंगे। अगर इंतजामिया अजनास की कीमतों को कंट्रोल नहीं करेगी तो उन्हें ये रेट बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क आपने शाकिर साहब दे दिया है, क्योंकि कौन रेगुलेट कर सकता है। अब ये बता दें कि जब तक ये कमेटी बनेगी, जब नॉर्मल तेल होगा तभी कुछ हम देखेंगे, लेकिन तब तक क्या होगी दूध की कीमत? अभी एक्चुअली शहर में किस कीमत पर दूध फरोख्त हो रहा है आपके मुताबिक? देखें जी, कराची भर की, एक तो बहुत ममनून हूँ मैं इंतजामिया के, कराची भर की दूध की दुकानें जो सील की गई थी वो खोल दी गई हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक था और तकरीबन 200 से ज्यादा दुकानें सील की हुई थी, वो कल तकरीबन कराची भर की दुकानें खोल दी गई हैं। सिर्फ गुज्जर डेयरीज जो मेरी शॉप है वो बंद है। बाकी इंशाल्लाह ताला बातचीत के जरिए मसले का हल होगा। और शहर में जाहिर सी बात है कि अगर कमिश्नर साहब को कोई एलामिया जारी करना था तो हमारे साथ सबके साथ बैठ के और फिर बैठ के एक एलामिया जारी करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, फिर उसके बाद चीजें हो सकती थी। पर बहुत जरूरी है कि कमिश्नर साहब जल्द अज जल्द दूध के रेट का नोटिफिकेशन जारी करें ताकि जो बेचैनी है वो दूर हो सके। और बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर गुजर साहब हमसे बात कर रहे थे और बॉटम लाइन ये है कि अभी भी कुछ नहीं होना। really, मतलब there was a whole meeting, हमने उनसे बात की, कमेटी बनी, nothing has happened। जब किसी मामले में कमेटी बन जाती है तो तसल्ली क्यों नहीं होती? तो उसका तो मुझे लगता है जब कमेटी बन जाए ना तो समझो कि बस खली वली होगी, खत्म कर दो, इस पे कुछ नहीं होना। और जहां तमाम ही तबकात से लोग मुतासिर हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, वहीं आर्टिस्ट भी मुतासिर हुए हैं, आपको पता है? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि अदाकारा मीरा जब भी कुछ करती हैं वो मीडिया की जीनत बन ही जाती हैं और वी हैव टू टॉक अबाउट इट। तो अब मीरा ने मुस्तहिक फनकारों के लिए कायम इमदादी फंड हासिल करने के लिए अलहमरा आर्ट्स काउंसिल को दरख्वास्त की है। और अदाकारा का कहना है कि DHA में रहती हूँ, 7 अफराद ज़ेर कफ़ालत हैं और उम्र उनकी है 43 साल, तजर्बा है, हाँ तजर्बा है उनका 25 साल। मीरा ने इमदाद की फौरी अपील भी की है। अगर ये इमदाद मंजूर हो जाती है तो मीरा को 5000 रुपये महाना मिला करेंगे। क्या नहीं समझ नहीं आई। तो ये मीरा के ज़ेर कफ़ालत हैं जिनके लिए वो मीरा के ज़ेर कफ़ालत एज़ इन फैमिली मेम्बर्स। मीरा ज़ाहिर है शी मे बी द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। तो उन्होंने कहा जी 7 अफराद मेरी ज़ेर कफ़ालत हैं जिसमें घरेलू मुलाजिम भी शामिल हैं और मुझे 7000 रुपये महाना ये चाहिए। और एक करीबी दोस्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपनी दुबई वाले घर की तमाम किस्तें अदा नहीं की हैं। ये बताया उन्हें घर छिन जाने का डर भी है। सो शी इज़ इन आ फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अगर तो इनकी दरख्वास्त मंजूर हो गई तो इनको 5000 रुपये मिलेंगे और जब वो 5000 मिलेंगे तो उससे क्या करेंगी? मतलब मीरा और 5000 कुछ मैच नहीं कर रहा मुझे, क्योंकि अभी अमेरिका से वापस नहीं आई थी। हाँ, और वहाँ वो अपने ससुराल में भी रही थी और काफी बड़ा सा घर भी था और फिर इमदाद तब भी इन्होंने मांगी थी हुकूमत से कि मुझे वापस बुलाने के लिए इन्होंने कहा था। पता नहीं किसी के हालात पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा जी, दैट इज इट फ्रॉम मीरा। और हमारे पास अभी मीरा, हाँ, मीरा को इमदाद चाहिए। अगर आप कोई मुखैर हजरात मदद करना चाहें तो आप मीरा से रब्ता कर सकते हैं। अभी हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि पोलियो मुहिम का आज 3रा रोज़ है मुल्क भर में। और कल मेरे अब्बा पूछ रहे थे कि कब आएंगी हमारे घर टीम, और मैंने कह दिया कि अगर मैं घर पे मौजूद ना हूँ, दफ्तर वगैरह हूँ, तो जरूरी है कि बच्चे को कतरे पिलाए जाएंगे। ट्रीट देम वेल व्हेन दे कम टू योर हाउस। जब वो आते हैं तो इतनी मुश्किलात में, कोविड के ज़माने में कतरे पिलाइए, पोलियो को हराइए। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट इमरान कैसर। उनसे तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे ही, लेकिन एक वाकया जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं, जिसपे लोग हमें बहुत ज़्यादा वीडियो, एक्चुअली मुझे किस तरह मालूम हुआ, मेरे टेलीविजन पर मेरी निगाह से वाकया नहीं गुजरा, लेकिन लोग, आपको पता है कि हमें इशूज़ जो वो चाहते हैं कि हम डिस्कस करें वो हमें भेज देते हैं। और जब मैंने देखा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, एक लड़का 30-35 साल उम्र होगी, रावलपिंडी का रिहायशी, अपनी माँ को दरिंदों की तरह ज़मीन पर लिटा कर मार रहा था वो शख्स। ये शक्ल जो हम दिखा रहे हैं ना, तस्वीर जो पहले हमने आपको दिखाई और दोबारा बार दिखाएंगे, बिकॉज ऐसी शक्लों को बदनाम होना चाहिए और दिखाना चाहिए लोगों को कि ये वो इंसान है जो अपनी माँ को मारा है। और ये नहीं कि कोई लड़ाई हो रही हो तो कुछ सुना दियो, ऑल्दो दैट इज रॉन्ग एज वेल। इसने तो इस तरह मारा है कि इंसान अपने दुश्मन को उस तरह ना मारे। इब्तिदाई रिपोर्ट भी इसकी दर्ज हो गई है। और फिर हम यहाँ पे ये ज़रूर बात करना चाहेंगे, जब औरतें डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती हैं या हम मीडिया पे डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, तो लोगों के जहन में होता है कि सिर्फ बीवियों पर तशद्दुद की बात हो रही है। डोमेस्टिक वायलेंस में बेटियों पर तशद्दुद किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस में बहनों पर बहुत तशद्दुद किया जाता है। और आप ये देख लें कि ये माओं पर तशद्दुद हो रहा है। और ये
ये कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव वाकया नहीं है, ऐसा होता है, हम सब जानते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, इसके बारे में हमने ज़्यादा जानना है क्योंकि इब्तदाई जो तफ्तीश है वो स्टार्ट हो गई है। इरशाद कुरैशी हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदा। मुझे पूछना है एक सवाल, ये सगी माँ है इरशाद इस लड़के की? जी बिल्कुल, थाना सादकाबाद में ये वाकया हुआ। थाना सादकाबाद की हदूद में बस बदबख्त शख्स ने अपनी माँ पर बेईमाना तशद्दुद किया और इस तशद्दुद के दौरान इसकी जो बहन है उसने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डाली। जब हम तक ये वीडियो पहुंची, हमने पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस ने जो है रिपोर्ट दर्ज करके जो है इस पर बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी और अब मेडिकल के बाद जो है मुकदमा दर्ज होगा और इस बदबख्त शख्स ये जो अपनी बीवी के साथ जो अरसलान है, जो अपनी माँ पर तशद्दुद कर रहा है, ये अपने घर से फरार हो चुका है और पुलिस भी इसकी तलाश जारी है। अब से कुछ देर पहले एसपी रावल राय मजहर से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इसका सख्त नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि इसको न सिर्फ इसको गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अहले मोहल्ला के जो है बयानात भी इसमें किए जाएंगे। उसके बाद एक मुकदमा दर्ज करने के बाद इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी अच्छा, तो ये बहन ने छुप के वीडियो बनाई है तो फिर वायरल भी बहन ने ही की होगी और ये तो मदद मांगने का एक जरिया भी बन चुका है अब। जी बिल्कुल, बहन ने, चूंकि ये वाकयात जो है बार बार हो रहे थे घर के अंदर, इसमें नहीं तो तनाजा क्या था इरशाद? जी अभी तक तो इब्तदाई रिपोर्ट उसमें यही चीज सामने आई है कि तनाजा इस मकान का है जिस मकान में ये रहते हैं। ये अपनी माँ को, बहन को निकालना चाहता है इस मकान से, जबकि मकान आबाई इसके वालिद का है। तो उस जो इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस की जो अभी तक चीज सामने आई है वो यही चीज है कि ये मकान पर जो है कब्जा करने के लिए अपनी बहन और वालिदा को यहाँ से निकालना चाहते और तशद्दुद करना इसका रोज का वतीरा है। अच्छा इरशाद, ये सही है कहना कि ये जो शख्स है जिसने अपनी माँ को मारा है ये अब भाग चुका है और बिल्कुल अपनी बीवी के साथ फरार हो चुका है और पुलिस इसकी तलाश कर रही है और वो उसकी जो बहन है जिसको अब इस वक्त तो बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, जो अपनी माँ को इस तरह मार सकता है वो अपनी बहन को भी मार सकता है फॉर लीकिंग दिस वीडियो। जी बिल्कुल, हमारी एसपी रावल से बात हुई, हमने भी पहले यही क्वेश्चन किया कि जिस लड़की ने ये वीडियो बनाई है उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो हम पुलिस का ये कहना है कि उसको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट किया ठीक है इरशाद, आप फॉलो अप रखिएगा, हम आपसे भी जानते रहेंगे और हम यहाँ अर्ज करेंगे पंजाब पुलिस को, वजीर आला पंजाब को कि इस मामले का, इस वाक़े का नोटिस लें और इस मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और फिर से पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाए और ताकि लोग ये देख सकें कि वो नाहंजार औलाद कैसी होती है जो अपनी माओ को इस तरह तशद्दुद एक दफा दोबारा तस्वीर दिखाएं, ये तस्वीर देखें और ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इस आदमी ने अपनी माँ को मारा है। और कहीं भी अगर आपको नजर आ जाए ना तो आप बिल्कुल रिपोर्ट करें और मैं तो कहती हूँ पकड़ लें इस बंदे को, बिकॉज वी हैव सीन व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं परेशान, मुझे ना एक नौजिया सा हो रहा है देख के कि कैसे है सोशल मीडिया पे है मौजूद, लेकिन हम ना वो ऑडियो चला सकते थे और हमने हत्तुल इम्कान की कोशिश की है कि उसका कोई विजुअल आपको नजर ना आए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो एक दफा देख लेंगे ना तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। एक्चुअली अभी मैंने पिछली ब्रेक में ये वीडियो देखी है, मैं अवॉइड कर रही थी देखना। औरतें एहतजाज करती हैं और ये कहती हैं कि घरेलू तशद्दुद का खात्मा होना चाहिए और इस सिलसिले में वाकईतन कोई कानून साजी हो और इस पर अमल दरामद भी हो, तो फिर मर्दों को सबसे पहले तकलीफ होती है क्योंकि वो ये समझते हैं कि घरेलू तशद्दुद में सिर्फ बीवियों पर तशद्दुद की बात हो रही है और उसको तो जस्टिफाई किया जाता है। एनीवे, इस पे मैं इसलिए बात नहीं करूंगी कि मुझे नहीं पता कि कौन सुन रहा है कौन नहीं। जिला मानसेरा में ये बाय द वे एक और बड़ा ही बहुत ही परेशान कुन वाकया है। ये जिला मानसेरा में कागान से इंतहाई परेशान कुन खबर ये है कि इलाके में पसंद की शादी के ख्वाहिश पर लड़का और लड़की को कत्ल कर दिया गया है और वाकये में ये इंकशाफ भी हुआ है कि कत्ल का मंसूबा लड़का और लड़की दोनों के वालिदैन ने मिलकर बनाया। तो उधर वहाँ ये हो रहा था कि एक बेटा अपनी माँ को मारा था या माँ बाप मिलके अपने बच्चों के मारने का एक मंसूबा और वो गैरत और पता नहीं क्या क्या हो क्या रहा है, क्या माइंडसेट होता है जब आप ये सोचना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये हो गया आओ कत्ल कर दें। मतलब दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। मुबैना तौर पर तो यही वाकया सामने आ रहा है कि यही इल्ज़ाम है दोनों के अहले खाना पर, ख़ानदान वालों पर। कागान पुलिस के मुताबिक लड़की अपने मंगेतर के बजाय अपने कज़न से शादी करना चाहती थी। जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कौसर सलीम बंगश। कौसर बताइएगा पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? हम रिपोर्ट वगैरह तो देख रहे हैं लेकिन क्या कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है? क्या जो खानदान है उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि हाँ जी मारा है, कत्ल किया है इस लड़का लड़की को? जी, ये पुलिस थाना कागान के SHO हैं वाजिद अली खान, उन्होंने बताया है कि जब ये वाकया हुआ है तो सुबह उन्हें इत्तला ये दी गई थी कि एक कमरे में एक नौजवान। अच्छा ठीक है, हमारा वी विल ट्राई टू गेट इन टच विद कौसर सलीम बंगश, बट
ये सोचना कि ये चलो इस लड़की ये कहीं और शादी इसकी हो रही थी, ये अपने कज़न से शादी करना चाहती थी अपेरेंटली, जो ये लड़का है जिन दोनों को मार दिया गया ये उसका कज़न था, तो होना नहीं चाहिए था, मतलब पहले ही आप कर लेते शादी। कौसर सलीम बंगश हैज जॉइंड अस अगेन। कौसर, आप बता रहे थे? SHO ने बताया है कि जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो हमें इस बात पे बड़ी हैरत हुई है कि दोनों के वालिदैन इंतहाई बेफिक्री से बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी हमारे घर का वाकया, हम इस पे FIR नहीं करना चाहते। तो फिर SHO कहता है कि इस बात पे हमें शक हुआ कि ये शायद कोई इन्होंने कत्ल किया है, कोई और वजह है। तो गाँव वाले भी इस सिलसिले में वो बताते हैं कि कोई बात नहीं बता रहे थे। बड़ी मुश्किल से ये बात सामने आई कि ये इनके एक मामू थे और चूंकि ये लड़की इनकी मंगनी बहरीपुर में हो चुकी थी और इसके बावजूद ये दोनों तकरीबन 18-19 साल दोनों की एज थी और ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, तो उनके वालिदैन राजी नहीं थे। तो इन्होंने बच्चों को समझाया लेकिन वो इसरार करते रहे कि नहीं हम शादी करेंगे और लड़की ने इनकार कर दिया दूसरी जगह शादी करने की। तो इन्होंने ये रात को ये दोनों जो कज़न है ये कमरे में शायद बातचीत कर रहे थे, तो इन्होंने इनके मामू को बुलाया जो लड़की के मामू है, उसका शायद नाम है, और ये मंसूबा इन्होंने बनाया हुआ था। तो उसने फायरिंग करके इन दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। तो अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या खानदान के लोगों को गिरफ्तार किया? जी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इनके वालिदैन को भी और मामू को भी, लेकिन अभी तक उन्होंने इतराफ जुर्म नहीं किया चूंकि ये रात का ही वाकया है, इनको गिरफ्तार किया है। तो लेकिन क्या होता है इस तरह के वाकया? आपका दोनों के खानदान, दोनों के जो लवाहिकीन हैं, दोनों के जो वरसा हैं वही आपस में सेटल्ड हैं, तो फिर क्या आप कौन परसू करेगा इस बात को? वो तो कोई बोल भी नहीं रहा था, जिस तरह ये कौसर हमें बता रहे थे कि गाँव वालों से भी बड़ी मुश्किलों से बात निकलवाई गई कि हुआ क्या है। तो दो लोग शादी ही करना चाह रहे थे ना, कुछ और तो बुरा नहीं करना चाह रहे थे, तो कर देते शादी। बहुत अजीब बात है। बहुत कुछ इस पे कहा जा सकता है लेकिन वी हैव टू मूव ऑन। और हम चाहते हैं कि सुबह सुबह आपको जितनी कोशिश हमारी होती है कि आपको अच्छी खबरें ही दें, इनकरेजिंग खबरें दें, तो लिहाजा आ गई अच्छी खबर हमारे सामने। PhD करना और उन लोगों के लिए भी ख्वाब होता है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हों एक्चुअली और दीगर तमाम बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हों। ऐसे में बीमारी से अगर आप महरूम हैं और फिर आप डॉक्टरेट कर लें तो बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ऑलमोस्ट लाइक अ मिरेकल कि ये कैसे हो सकता है। अभी हम वैसे पूछेंगे। तो ये कारनामा अंजाम दिया है जी पाकिस्तानी तालिबे इल्म इमरान कैसर ने, जो जर्मनी की फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन से इकोनॉमिक्स में PhD कर चुके हैं और मशहूर ज़माना डैड स्कॉलरशिप हासिल करने वाले इमरान कैसर इस दौरान कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और रशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग में मेहमान तालिबे इल्म भी रहे हैं, तो फिरते भी रहे हैं बीच में। तो रशिया कहाँ और कनाडा कहाँ। और इमरान कैसर अब वतन वापस आकर अपने जैसे खुसूसी अफराद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ खुसूसी अफराद के लिए कोई सहूलत नहीं है, लिटरली ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये उन सोसाइटीज़, उन मुल्कों में रह के आए हैं जहाँ इन लोगों के लिए एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, उसके बावजूद ये वापस आए क्योंकि ये अपने जैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं। सबसे अहम ये जज्बा। अच्छा, इमरान कैसर ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन इमरान कैसर को अब हम इमरान कैसर नहीं सिर्फ कह सकते, डॉक्टर इमरान कहेंगे अब हमें। तो डॉक्टर इमरान, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बिनाई ना होना वैसे ही ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देता है और आपको तो बेहतर ही पता है इसका। तो आपने इस मुश्किल में भी हिम्मत ना हारी और तालीम का सफ़र ऐसे जारी रखा कि PhD कर ली। तो क्या मुश्किलात आई और किस तरह सामना किया आपने सब चीज़ का? मैंने एक ऐसी फील्ड को चुना कि जिसमें बहुत से डायग्राम्स होती हैं, मैप्स होते हैं, फिर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और मतलब ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि जो कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सनस के लिए बहुत मुश्किल है उन चीज़ों को ऐसे कोप अप करना। क्योंकि जैसे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे JAWS है, they are not good in reading those mathematical equations and definitely they don't explain those graphs and maps and things like that. So जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि मैंने अपने थ्रू आउट एकेडमिक कैरियर में फेस की। थैंक्स टू माई सिस्टर इनिशियली फ्रॉम 9th क्लास टू BSc के उसने मेरी स्टडीज़ में बहुत असिस्ट किया और मेरे ऐसे जो सब्जेक्ट्स थे जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती थी डायग्राम्स को, तो वो मेरे हाथ पे डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करती थी। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती थी। लेटर ऑन मेरे फ्रेंड्स थे
जिनके साथ जो है वो मैं कंबाइंड स्टडी करता था, तो उनसे मुझे काफ़ी असिस्टेंस। डॉक्टर इमरान, ऐसे में तो फिर आपकी बहन भी आपके साथ साथ मुबारकबाद की बहुत मुस्तहिक है। पीएचडी तो उनकी भी होगी। और मुझे अभी हम पहले कुछ खबरें डिस्कस कर रहे थे, तो ये खबर सुन के कि आपकी बहन ने आपकी किस तरह मदद की और आपकी क्या रिलेशनशिप है, मुझे बड़ी तसल्ली हुई है। अच्छा डॉक्टर इमरान, आपने बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल की और इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया, उसके बाद तो जाहिर है आपको दुनिया में कहीं भी ज़बरदस्त मुलाजमत मिल जाती। पाकिस्तान वापस आने का इरादा ये कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि क्या हालात हैं, आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सेटल डाउन हो सकते थे, चाहे रशिया में हो जाते, चाहे कनाडा में हो जाते। इसका जवाब ये है कि नंबर एक तो ये है कि यकीनन मैं बाउंड भी हूँ वापस आने के लिए, बिकॉज आई हैव बीन फंडेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। Secondly, even if I did not have the funding from Higher Education Commission of Pakistan, even then मेरी ज़िंदगी का हमेशा से ऑब्जेक्टिव है कि मैंने लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को ही सर्व करना है। क्यों करना है? ये ठीक है, जर्मनी में यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास। इवन my super was saying that there are so many opportunities available here in Germany, and उसने मुझे कुछ ऑफ़र्स भी की पोस्ट डॉक के लिए, लेकिन जो है मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो पाकिस्तान को सर्व करना ही है। ठीक है, यहाँ पे एज अ विजुअली चैलेंज पर्सन भी यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सच एज़ यहाँ पे आपको अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब असिस्टेंट मिलता है। अगर आप जो है वो यहाँ पे वर्क परमिट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, या यहाँ के आप नेशनल हैं, या यहाँ के आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, तो यहाँ पे आपको एज अ विजुअली चैलेंज पर्सन ब्लाइंड कैट मिलती है। इसके अलावा और भी कई गैजेट्स हैं या डिवाइसेस हैं जो कि विजुअली चैलेंज पर्सनस के लिए नेसेसरी होती हैं, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, और वो जो है उनके लिए फ़ंडिंग यहाँ से मुझे इजीली मिल सकती है अगर मैं यहाँ पे जॉब करूँ। ठीक है, लेकिन मैं इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो डिनाई करके पाकिस्तान आ रहा हूँ। और क्यों आ रहा हूँ? इसलिए कि मैंने पाकिस्तान को सर्व करना है। ठीक है, सेकेंडली आई ऑलरेडी होल्ड अ फैकल्टी पोजीशन इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एंड सो वहाँ पे जाके जो है वो मैंने एज अ फैकल्टी मेंबर जो है वो सर्व करना है। डॉक्टर इमरान, ये तसल्ली हुई है मुझे सुन के दैट यू ऑलरेडी होल्ड फैकल्टी पोजीशन, बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग, और ख़ास तौर पे जितनी चीज़ें आप छोड़ के आ रहे हैं और जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आई होप दैट इट्स रिवॉर्डिंग फॉर यू टू बी बैक, और जो आप कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ आप कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी वांट टू विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और आई एम श्योर वी आर गोइंग टू बी हियरिंग अबाउट यू सून, क्योंकि आपने बहुत कुछ करना है। आपको बताएं कि सिंध पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने जाते जाते हैदराबाद पुलिस का सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया है, और एडिशनल आईजी हैदराबाद गुलाम कादिर थेबो ने अपने ही इदारे के बारे में खौफनाक इंकशाफात किए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत इस पर कान धरेगी, कोई उम्मीद नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये सच सुना जाए तो कोई नई बात भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सबको इन मामलात का पहले से इल्म है। नई बात सिर्फ ये है कि जाते जाते सब कुछ बता गए हैं। एडिशनल आईजी हैदराबाद गुलाम कादिर थेबो ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले एसएसपी अदील चांडियो को ख़त लिखा है, और ख़त पे इंकशाफ किया गया है कि हैदराबाद में थानेदार मंशियात फरोशी, सट्टा समेत दीगर मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती करते हैं, और SHOs ड्रग डीलरों से हफ्तावार और माहाना भत्ता भी लेते हैं। लेकिन इन काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन नहीं होता। एडिशनल आईजी हैदराबाद ने मज़ीद लिखा कि अवाम सोशल मीडिया पर इन बातों का खुल्लम खुल्ला इजहार करते हैं जो महकमे की बदनामी का बायस हैं। गुलाम कादिर थेबो ने SSP हैदराबाद को हिदायत की है कि आप तमाम मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें, कानूनी तहकीकात करवाई जाएँ। आपने जराइम पेशा अफराद के सरगना अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, आप काम करने वाले अफसरान की राह में रुकावट डालते हैं। तो ये है जी हक़ाइक़, और पेंडोरास बॉक्स तो है, अब जाहिर है इसका कोई मंतकी अंजाम भी होना चाहिए, लेकिन वी डाउट के कुछ होगा, क्योंकि रेपुटेशन ऐसी नहीं है ना सिंध हुकूमत की कोई कुछ हो इस सिलसिले में। अच्छा जी, जियो ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ है। फ़हीम, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये थेबो साहब ने ये कहते कहते डिक्लेरेशन पूरी दे दी जाते जाते कि ये सब कुछ सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो खुद भी कुछ चेंजेस नहीं ला सके, और वो निकल भी गए, अब इदारे से रिटायर भी हो गए। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है कि कोई कुछ कर नहीं सकता इस चीज़ के बारे में।
देखिए, गुलाम कादिर खैबर साहब वो अफसर हैं जो आईजी सिंध बनने की ख्वाहिश लिए जो है वो आज रिटायर हो गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ वक्तों में आईजी सिंध के लिए इनका नाम भेजा गया, लेकिन वफाकी हुकूमत ने आईजी सिंध तैनात नहीं किया और उसकी वजह जो है इनकी खुद की अपनी रिपोर्टेशन भी है। लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी डिपार्टमेंट की सिंध पुलिस के अंदर जो है इस नौइयत की चीज़ों को सामने लाया गया हो और किसी पुलिस अफसर की जानिब से सामने लाया गया, तो ऐसा भी पहली बार नहीं है। साबिक आईजी सिंध खलीम इमाम जब अभी 5 से 6 महीने पहले जो है 24 अफसरान के खिलाफ बिल्कुल इससे मिलते जुलती रिपोर्ट जो सिंध हुकूमत के खिलाफ भेज चुके हैं, जिसमें एक एडिशनल आईजी गुलाम सरवर जमाली साहब का नाम भी था और वो नाम जो है वो हैदराबाद से मुतालिक ही था कि जब वो हैदराबाद में तैनात थे तो उन्होंने सिंध पुलिस के या पुलिस के मुतवाज़ी निज़ाम तैयार किया हुआ था। उनकी अपनी पुलिस पार्टीज़ जो हैं वो हैदराबाद में किडनैपिंग किया करती थी, मंशियात को सपोर्ट किया करती थी और इस नौइयत के दीगर इल्ज़ाम उन्होंने लगाए थे। तो इस नौइयत की रिपोर्ट जो है वो पहली बार नहीं है। सिंध पुलिस के अफसरान को करप्शन पर नैब से सजाएं तक हो चुकी हैं। उनके खिलाफ जो है मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये कहा गया है कि अफसरान जो है करप्शन में मुलविस हैं। और ये अच्छा, ये सिर्फ अफसरान तक ही बात है या फिर इनके सरपरस्त सियासतदानों का भी हिस्सा होता है? क्योंकि अक्सर ताने बाने फिर सियासतदानों तक भी अल्टीमेटली आके जुड़ते हैं। एक तो ये बहुत अहम सवाल है। दूसरा सवाल ये कि हैदराबाद का किस्सा तो नहीं है, ये फिर कराची के मुख्तलिफ अजला का किस्सा होगा या सिंध के और शहरों का भी किस्सा यही होगा? जी, पहला सवाल आपका ये है कि क्या सियासतदान उसमें मुलविस नहीं है? तो जब हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट्स के ऊपर अमल ना हो, 24 अफसरान के खिलाफ जो रिपोर्ट हुकूमत को भेजी गई थी उसमें उस पर अमल नहीं हुआ, तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ख़ुद सियासतदान जो हैं वो सरपरस्ती कर रहे होते हैं इन तमाम चीज़ों की, और जब उनके पास इस नौइयत की रिपोर्ट्स आती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं करते। और फिर जिन 24 अफसरान की मैं बात कर रहा हूँ या हैदराबाद की इस रिपोर्ट को लेते हुए हम कराची की सूरत हाल देखें तो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल आपको कराची में भी नज़र आती है। कराची पुलिस के खिलाफ भी जो है मुख्तलिफ वक्तों में ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें बात सामने आई कि वो करप्शन में मुलविस हैं, वो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुलविस हैं, वो इसी तरह की मुतवाज़ी निज़ाम चलाने में मुलविस हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के गैंग्स को सपोर्ट करती हैं, या जो ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे हम कहते हैं उस ऑर्गेनाइज क्राइम की जो भरपूर सपोर्ट होती है वो सिंध पुलिस की या कराची पुलिस की जानिब से दी जाती है। तो ये कोई भी नई बात नहीं है। अहम तरीन बात यह है कि गुलाम कादिर थे वो साहब जाने से सिर्फ एक दिन पहले जो ये पेंडोरा बॉक्स क्यों खोल के गए? अच्छा, बिल्कुल। तो अगर ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये होता रहा है, तो अभी भी हम यही समझे कि कुछ नहीं होगा और थेबो साहब का एक दिन पहले ये सब कुछ कहने का फिर मकसद तो ज़ाया ही हो गया क्योंकि कुछ होना तो नहीं है और उनको भी पता ही होगा कि पहले ये चीज़ें होती रही हैं। जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि ये सारी चीज़ें होती रही हैं। ख़ुद गुलाम कादिर थेबो साहब को जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से आईजी सिंध इसलिए मुकर्रर नहीं किया गया कि उनकी अपनी शोहरत के ऊपर भी जो सवाल थे, उनकी अपनी रिपोर्टेशन के ऊपर भी सवाल थे। लेकिन बात यही है कि आगे क्या कुछ ऐसा होगा, ये सबसे अहम और राइट फ़हीम सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और आई एम सॉरी बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो फ्रॉम द वेरी टॉप अगर कोई चेंजेस आने होंगे तो हो सकेंगे, अदरवाइज इट इज़ टेकन एज अ कल्चर ऑफ द पुलिस और सारे ही इल्ज़ाम लगाते हैं निकलते हैं और उन पे खुद पे भी इल्ज़ाम लगे होते हैं। पुलिस के निज़ाम में कुछ बेहतरी ले आए ना सिंध हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट, तो बहुत इनकी अपनी साख को बहाल करने में मामला बड़ा मददगार साबित हो सकता है। और फिर एक तो एवेन्यूज होते हैं ना कि जी, और हो सकता है कोई बेहतरी आई भी हो, लेकिन रेपुटेशन इज सो बैड ऑलरेडी, सो बैड दैट यू नीड टू डू अ लॉट मोर टू क्लीन दैट अप एज वेल। और फिर वो कुछ ऐसे एवेन्यूज होते हैं, इदारे होते हैं, जब गंद पड़ा हो हर जगह या आपने कहीं से तो सफाई स्टार्ट करनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज एरियाज। पुलिस अगर ठीक हो जाए और रिफॉर्म्स आ जाएं जिस तरह अब्दुल्ला आप क्या कह रहे हैं, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत बेहतर बिल्कुल होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाते हैं। और जिसका काम उसी को साझ है, अब बरतानवी वज़ीर आज़म की हम बात करेंगे। क्यों? जरा आप उनका काम देख लें और मुल्क की बागडोर इनका संभालना वैसे काम, मगर वैसे कुछ लोगों की राय है कि वो सियासत का काम कुछ मुतासर कुन नहीं कर पाते, इसलिए लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ और करते हैं। You are not even there and you are saying that. I'm sorry, I would not take my words back. I'm not going to take it back. तो किया क्या उन्होंने? वो जब वो एक स्कूल में पहुंचे और बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने लेडी बग की तस्वीर बनाने की कोशिश की है, तो लेडी बग हम आपको दिखाना चाहते हैं। अच्छा, लेडी बग तो अच्छी बना ली है उन्होंने, वैसे उन्होंने कह भी दिया कि वेरी स्केरी लेडी बग, लेकिन तो लेडी वो गाना मुझे याद आ गया, बच्चों की पोएम है, लेडी बग
Sorry, I know all the nursery rhymes by heart. I can imagine you would. That's also. अच्छा, बाय द वे मैं देख रही हूँ इनको ये तो खुद कोविड से रिकवर हुए हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग बना रहे हैं पिंक अच्छा वो वाली नहीं, ये तो बहुत ही बुरी है। अच्छा, बोरिस जॉनसन को खुद कोविड हुआ था 1-2 महीने पहले और इतना बुरा हो गया था कि ही वाज आल्सो हॉस्पिटलाइज्ड। बड़ी देर बाद ये निकले, अभी भी इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। आई एम थिंकिंग कि ये एक पब्लिक अफेयर में है, अगर एक स्कूल में है, कैन यू सी एनीबडी इर्द गिर्द? वेल ऑफ कोर्स इर्द गिर्द लोग तो होंगे, तो इन्होंने मास्क नहीं पहना, तो ये मुझे अजीब बात लगी। कोई नहीं गौर कर रहा आपकी बात वहाँ पे कोई गौर नहीं कर रहा, उधर इधर भी कौन गौर कर, कौन पहन रहा है मास्क? अच्छा, मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करने लगे हैं। ख़ास तौर पे अगर अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ हो तो पूरी फैमिली उससे इफेक्ट होती है। अब्दुल्ला एंड आई नो एग्जैक्टली हाउ इट इज़, और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे बात हो रही है, हम नादिया जमील जो हमारी बड़ी नामवर अदाकारा हैं उनका भी जिक्र करते हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर अ व्हाइल नाउ और उनकी कीमोथेरेपी अब मुकम्मल हुई है। नादिया, आपके लिए ढेरों दुआएं, नेक तमन्नाएं, अल्लाह पाक आपको मुकम्मल जल्द सेहतयाब करे। आमीन आमीन। और जो इर्द गिर्द केयर गिवर्स होते हैं ना कैंसर पेशेंट्स के, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होती हैं और उनको भी बड़ा पॉजिटिव रहना होता है। बड़ा फुल टाइम जॉब होती है टू टेक केयर ऑफ ए पेशेंट एज वेल। कैंसर को शिकस्त देने वाले अफराद और उनके तीमारदारों यानी केयर गिवर्स की कामयाब दास्तानें सामने लाने के लिए समाजी रजाकारों ने एक ग्रुप बनाया है और ये फेसबुक ग्रुप है ताकि दीगर मरीजों और केयर गिवर्स की हौसला अफजाई की जा सके। और इस प्रोजेक्ट का नाम है द डैफोडिल्स प्रोजेक्ट और इसको जी एक मेडिकल स्टूडेंट्स बॉडी है, मेडिकल स्टूडेंट ऑन्कोलॉजी इंटरेस्ट ग्रुप, जिन्होंने ये स्टार्ट किया है ये प्रोजेक्ट। अरीब लुत्फ़ी हमारे साथ हैं, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग द डैफोडिल्स प्रोजेक्ट। अरीब बहुत बहुत शुक्रिया, ही इज़ प्रोजेक्टिंग इट। अरीब बताइएगा आइडिया ये कहाँ से आया? वी नो कि आप लोग सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, यू सी दीज थिंग्स एवरी डे, लेकिन ये आपको किस तरह लगा कि एक ग्रुप होना चाहिए जिससे लोगों की मदद हो सके? Right, thank you so much for having me. So as you said, like the Daffodils Project, we're all medical students at Afghan University, and what we're trying to essentially achieve is that what we noticed like during our rotations as well is that there's a lack of cancer support groups in Pakistan. Cancer एक ऐसा मर्ज है जिसकी तशखीस होना मतलब ऐसा समझा जाता है, and the stigma that is associated with it, you know, it's a death sentence, right? And what these patients, what happens is that, you know, that cancer has a physical toll, it has a mental toll and a financial toll on that person. And that person and that patient often tends to seclude or isolate themselves. And at this time, we need to tell these people, you know, that these are the patients who need the utmost amount of love that we can give them. So देखिए एक सेकंड, मैं अरीब आपको इधर रोकूंगी। कैंसर सपोर्ट ग्रुप की आपने बात की और अपेरेंटली हमारे पास नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत होता है। लेकिन हम एज अ कल्चर थोड़े से प्राइवेट लोग भी हैं। वुड पीपल बी कंफर्टेबल टॉकिंग टू अदर पीपल अबाउट यू नो जो भी प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही हैं? हाउ डज दैट वर्क आउट? ये कनेक्शंस किस तरह बनती हैं? Exactly, that's the point. That's exactly why, because the stigma that is attached, we don't talk about our diagnosis, right? The thing is that you can find strength in so many other people as well. So that is what we're trying to do. We're trying to negate the disconnect that is there and to lend our hand of solidarity. What we see is that, you know, if someone, for example, had cancer, they got treated, and then, you know, now they're surviving and they're living a good life. That person and their story can then be mutually beneficial for the next person who sees it. For example, if another person who has cancer sees, okay, this person got better and he's fine, maybe I can also get better, right? Because it's important to know that sure, cancer is a deadly disease. और ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं और हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोग गरीब हमें इस वक्त देख रहे हैं और अगर आप भी उर्दू में बात करें तो उनको मदद मिल सके कि ये बात समझने में कि किस तरह से वो इस ग्रुप से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा इस ग्रुप पे अगर किसी को फ़ायदा उठाना है या कोई अपनी बात करना चाहता है या किसी से कोई डिस्कशन करना चाहता है तो हाउ टू गो अबाउट इट, किस तरह से आप मैनेज करेंगे उनको? ठीक है, सो किसी को अगर हमसे कनेक्ट करना है तो प्लीज़ कनेक्ट अस ऑन फेसबुक। हमारा पेज है द डैफोडिल्स प्रोजेक्ट। हमारी एक टीम है, आप हमसे रीच आउट टू अस और हम लोग आप हमें बताएं कि व्हाट्स योर स्टोरी एंड देन वी विल सेंड यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स होते हैं कि आपको अपनी डायग्नोसिस का पता चली, डायग्नोसिस के दौरान आपने क्या सीखा, आप अगर आप पीछे देखें अपने ट्रीटमेंट पे तो आप क्या चेंज कर सकते हैं और आप दूसरों को क्या मैसेज देंगे। और इस
इस दौरान आपके ज़रिए who was the caregiver जिसने आपका ख्याल रखा। और मेरे ख्याल से और ये सब बाय द वे इज ऑल वेरी कॉन्फिडेंशियल। आप लोगों की प्राइवेसी हम लोग बिल्कुल वी कीप इट सेफ एंड देन आल्सो आप लोगों का कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सपोर्ट ग्रुप्स के राइट जी अरीब, ये भी बताइएगा कि ये सपोर्ट ग्रुप फेसबुक तक ही होगा या फिर इसके अलावा भी कोई आप कोई मीट एंड ग्रीट या कुछ इस किस्म का भी करने का इरादा है? बिकॉज आई डू रियलाइज कि ये अभी प्रोजेक्ट बड़ा नया है। जी इट्स ओनली इन द वर्क्स, अभी थोड़ी देर हुए हैं, इट्स बीन अ मंथ और सो। लेकिन हमारा यही कोशिश है कि यू नो वंस वी कैन गेट बैक ऑन कैंपस और ये पेंडेमिक सिचुएशन खत्म हो, देन वी कैन आल्सो हैव मीटअप्स ऑफ ऑल दीस पेशेंट्स, बिकॉज इनके जरिए दूसरों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और ये अवेयरनेस फैलाना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान में 1 in 9 women are diagnosed with breast cancer और इसकी incidence is incredible, right? So you need to know early diagnosis and early screening is also very important, क्योंकि अगर आपकी मर्ज की तशख़ीस बर वक्त नहीं होगी तो उस मर्ज को एक हद से आगे बढ़ जाती है जिसके संगीन नताइज होते हैं जो बहुत बिल्कुल होते हैं। और अर्ली अगर डायग्नोसिस होता है तो बड़ा ही ट्रीटेबल कैंसर है। स्टेज 2 स्टेज 3 में भी अगर आप पकड़ लें तो बड़ा ही ट्रीटेबल कैंसर है और आप एक मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी उसके बाद गुजार सकते हैं, कैंसर फ्री लाइफ। और एक कैंसर रिकवर्ड कैंसर पेशेंट ही एक और कैंसर पेशेंट को बता सकता है कि ये डेथ सेंटेंस नहीं है। लगता ये है कि आप इससे निकल नहीं सकते, लेकिन इंशाल्लाह आप निकल भी सकते हैं। द डैफोडिल्स प्रोजेक्ट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब और मैं तो ये कहूँगी कि अपने अपने शहरों में ऐसे प्रोजेक्ट्स आप जरूर बनाएं। पे आपने ग्रुप ज्वाइन करना है, द डैफोडिल्स प्रोजेक्ट DAFFODILS प्रोजेक्ट PROJECT। तो उस पर आप अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं और अगर आपको किसी से मदद दरकार है तो आप वहाँ बात कर सकते हैं। अच्छा जी, देयर यू गो, ये भी हमने बता दिया। कैंसर सपोर्ट ग्रुप के लिए भी ये बात हो गई आपको। अब बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक और वारदात, जिस तरह दहशतगर्दी के ऊपर नीचे वाक़यात हो रहे हैं वो साफ नज़र आ रहा है कि मुल्क दुश्मन अनासर को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भा रहा। और ये क्या वाक़या है आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत में एक गाड़ी के करीब धमाका किया गया जिसमें 8 अफराद ज़ख्मी हो गए, एक ज़ख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। 14 जुलाई को पंजगोर में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करके 3 एहलकारों को शहीद कर दिया था। और 19 मई को बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 मई को सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर रॉकेट हमले में पाक फौज के 2 एहलकार शहीद हुए। गुज़श्ता दिनों कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने मज़मूम हमला किया जिसे नाकाम बना दिया गया। ये वाक़यात बता रहे हैं कि पाकिस्तान के दुश्मनों को एक आंख पाकिस्तान का अमन नहीं भा रहा है और पाकिस्तान को इन साजिशों से मज़ीद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया लोधी साहब, आपने वक्त दिया। लोधी साहब, जब पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती है तो दुश्मन अपनी साजिशें तेज़ कर देता है। हमने हमेशा ये देखा, ये पैटर्न है। कराची में दहशतगर्दी की नाकाम कार्रवाई के बाद तुर्बत में धमाका हुआ, दुश्मन क्यों नहीं बाज आता? ये तो हमें मालूम है कि ये हिंदुस्तान की ईमा पर हो रहा है, हिंदुस्तान की मदद से हो रहा है, हिंदुस्तान ही करवा रहा है। इसके बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं और ख़ुद उन्होंने इस बात का बरमला इजहार भी किया था कि हम बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में ये कार्रवाई करेंगे और CPEC को नाकाम करेंगे। उसके लिए उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने यह भी कहा था कि 300 या 400 मिलियन डॉलर हमने मुख्तस किए हैं जो इसी काम के लिए। तो 2-3 इससे वो काम करना चाह रहे हैं। नंबर 1, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में अब भी ऐसे अनगवर्नड इलाके मौजूद हैं जहां से वो ऑपरेट कर सकते हैं या उनके ईमा पर जो एलिमेंट्स हैं ये ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा वो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा करना चाहते हैं। वो काम होता उधर से है लेकिन ऐसे शवाहिद छोड़ देते हैं जान के, या ऐसी इंडिकेटर्स जिसको आप फॉल्स फ्लैग भी कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई और। तो ये सारे काम वो कर रहे हैं और फिर CPEC के ऊपर ये हमला है। बलूचिस्तान के जो वहाँ पर तरक्की की कोशिशें कर रहा है वो बलूचिस्तान की हुकूमत, खुद भी पाकिस्तान की हुकूमत, उस पर हमला है। लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद मेरा तज्जिया ये है कि जो ही अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से निकल जाएंगी और अफगानिस्तान में एक मखलूत हुकूमत तश्कील दी जाएगी जिसमें ज़्यादा फोर्सेस ऐसी होंगी जो कि फ्रेंडली टू पाकिस्तान होंगी और जब रिट वहाँ पर उनकी हो जाएगी अफगानिस्तान में तो वो कोई ऐसा इलाका छोड़ेंगे नहीं
जहाँ से कि ये ऑपरेट कर सकें। अच्छा लोधी साहब, ये भी बताइएगा कि अब हालात ये नज़र आ रहे हैं कि दुश्मन किसी भी हद तक जा सकता है, वो हम देख रहे हैं होते हुए, तो क्या आने वाले दिनों में मज़ीद दहशत कार्रवाइयों का ख़तरा हो सकता है? आपको क्या लगता है? जी, जैसे मैंने कहा कि ये तो इसलिए मुमकिन है कि जब तक वहाँ पर अफगानिस्तान में केओस है, और इस वक्त केओस है वहाँ पर, इसलिए कि अभी मुकम्मल तौर पे इनकला अमरीकी फ़ौजियों का नहीं हुआ है। जो इंट्रा अफगान डायलॉग हैं वो उस नहज पे भी नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर तमाम अफगान फैक्शन आपस में बैठ के बातचीत कर सकें। काफ़ी सारा अफगानिस्तान में ऐसा इलाका मौजूद है जो कि अनगवर्नड है, जहाँ से इस किस्म के एलिमेंट्स जो है ये ऑपरेट कर सकते हैं। और क्योंकि भारत रॉ की मदद से वहाँ पहले से कार्रवाइयाँ करता रहा है तो उनको इन इलाकों का इल्म भी है। तो कुछ माह के लिए या यूँ कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अपना जो अंदाज़ा है इस साल के आखिर तक हमें ये चीज़ें, इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और वो जैसे कहते हैं ना कि बुझते चिराग की आखिरी भड़क, तो इसलिए हो सकता है इसमें कोई ज़्यादा वो हमें नज़र भी आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर ये कार्रवाइयाँ नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वहाँ पर और किस्म के लोगों का गलबा आ जाएगा और वो पाकिस्तान के इंशाल्लाह दोस्त होंगे। जो शुक्रिया आपका लोधी साहब। एक बात जल्दी से हमने करनी है, अभी मुझे खबर मिली है कि हमने कहा था वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लें वो रावलपिंडी वाले वाक़े का, तो उन्होंने नोटिस लिया है और उन्होंने RPO रावलपिंडी से इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब की है और उनका बयान भी आया है कि इसको मिसाली सज़ा दी जाएगी शख्स को। अगर टाइम होता तो एक दफ़ा फिर उस शख्स की शक्ल दिखाती ताकि आपको पता हो कि आप लोगों ने अपनी अगर कोई भी कुछ भी कहना है, दिल खाली करना है तो इस शक्ल पर किया जाए। बट एनीवे, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट, कल बात करेंगे मज़ीद। बाय। हाँ जी, ठीक।